हजारों साल से जो लोग इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। भारत में लोकतंत्र का पहला कदम आने से पहले ही भारत में जो अलोकतांत्रिक ताकतें थी भारत में, वो लगातार लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने डेमोक्रेसी आए, लेकिन डेमोक्रेसी की जड़ में वो लोग अपने आप को स्थापित करना चाहते थे जो लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। तो 1918 में जब भारत में साउथ बरो कमीशन आया, विधिमंडलों के चुनाव के रिकमेंडेशन की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई, तो उन लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया कि हमारी आबादी 3.5% है और डेमोक्रेसी में नंबर्स ऑफ वोट जिसके अकाउंट में ज्यादा होंगे, यानी जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगी, जिस समाज और वर्ग की आबादी ज्यादा होगी, वो लोकतंत्र में हुक्मरान होगा। और हम 3.5% लोग कभी भी लोकतंत्र में हुक्मरान नहीं हो सकते। ये बात उन्होंने एनालिसिस किया, इस पर चिंतन किया, मंथन किया, और चिंतन मंथन करने के बाद जो लोग कल भी लोकतंत्र के दुश्मन थे, आज भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो कल भी लोगों को डिवाइड करते थे, जिनको कल भी मेजॉरिटी से खतरा था, उन्हें आज भी मेजॉरिटी से खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए और उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पे जो मनुवादी पार्टियां हैं, उनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, धोखेबाजी किया जा रहा है और धोखेबाजी करके उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, इस बात की जानकारी देने के लिए ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2023 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, और आज यह उत्तर प्रदेश में 21 मार्च से आने के बाद उत्तर प्रदेश में आज 74 जिले संपन्न होने जा रहे हैं। यानी कल उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला होगा जहां राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस देश में लोकतंत्र के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 के दिन भारत राष्ट्र को, भारत देश को, भारत के संविधान को समर्पित करके दोबारा भारत की खोई हुई संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करने का काम किया। भारत को पुनः लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के तत्पश्चात इस देश में, इस देश के नागरिकों को वो सारे अधिकार संविधान ने दिए जो दुनिया के हर इंसानों के लिए बेहद जरूरी थे। तो अधिकारों का एक बड़ा विशाल दस्तावेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके, लड़ाई लड़के लिखा, और लिखने के बाद भारत में भारतीय संविधान की वजह से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर निर्माण हुआ। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के विकास में, उत्थान में या उनके जीवन स्तर के सुधार में, तो ये अपॉर्चुनिटी संविधान की वजह से आई। तो ये बातें इस देश में पिछले हजारों साल से जो लोग इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। भारत में लोकतंत्र का पहला कदम आने से पहले ही भारत में जो अलोकतांत्रिक ताकतें थी भारत में,
वो लगातार लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने डेमोक्रेसी आए, लेकिन डेमोक्रेसी की जड़ में वो लोग अपने आप को स्थापित करना चाहते थे जो लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। 1918 में जब भारत में साउथबरो कमीशन आया, साउथबरो कमीशन ने 1918 में विधिमंडलों के चुनाव का रिकमेंडेशन किया, रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो ये बात भारत में 3.5% मुट्ठी भर यूरेशियन लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने देखा कि अब तो भारत में डेमोक्रेसी आ रही है, लोकतंत्र आ रहा है और लोकतंत्र में प्रजा जिसे चाहेगी, आवाम जिसे चाहेगी वो राजा होगा, वो हुक्मरान होगा। यानी लोकतंत्र में ये सिद्धांत है जो राजशाही में सिद्धांत है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ये सिद्धांत लोकतंत्र में नहीं है। प्रजा जिसे चाहेगी, लोग जिसे चाहेंगे, उस देश में रह रहे जो प्रत्येक नागरिक है वो जिसे चाहेंगे वो राजा होगा। तो 1918 में जब भारत में साउथबरो कमीशन आया, विधिमंडलों के चुनाव के रिकमेंडेशन की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई, तो उन लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया कि हमारी आबादी 3.5% है और डेमोक्रेसी में नंबर्स ऑफ वोट जिसके अकाउंट में ज्यादा होंगे, यानी जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगी, जिस समाज और वर्ग की आबादी ज्यादा होगी, वो लोकतंत्र में हुक्मरान होगा। और हम 3.5% लोग कभी भी लोकतंत्र में हुक्मरान नहीं हो सकते। ये बात उन्होंने एनालिसिस किया, इस पर चिंतन किया, मंथन किया और चिंतन मंथन करने के बाद जो लोग कल भी लोकतंत्र के दुश्मन थे, आज भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो कल भी लोगों को डिवाइड करते थे, जिनको कल भी मेजॉरिटी से खतरा था, उन्हें आज भी मेजॉरिटी से खतरा है। क्यों उन्हें मेजॉरिटी से खतरा था? अगर मेजॉरिटी से खतरा भारत में 3.5% मनुवादियों को नहीं होता तो भारत में वर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं करते। मेजॉरिटी से अगर भारत में मनुवादियों को खतरा नहीं होता तो भारत के लोगों को 6,743 जाति के टुकड़ों में नहीं बांटते, तकसीम नहीं करते, विभाजित नहीं करते। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी? जो माइक्रो लेवल की रेस है, माइक्रो लेवल की जो मेजॉरिटी है, जब डेमोक्रेसी आई तो उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें बढ़ने लगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुमत का राज होता है, बहुसंख्य लोगों का राज होता है। तो उन्होंने आकलन किया, जो माइक्रो लेवल की रेस है उसने अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए कांग्रेस से ही डिप्यूट किया गया डॉक्टर मुंजे नाम के ब्राह्मण को 1922 में हिंदू महासभा बनाया। और भारत में जो माइक्रो लेवल की रेस है, जो माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी है, उसने अपने को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए हिंदू महासभा बनाया और गर्व से जाकर ओबीसी एससी एसटी की बस्तियों में कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम। तो हथियार के तौर पे उन्होंने इस संकल्पना को इस्तेमाल किया भारत में, और इस्तेमाल करके उन्होंने वो चादर ओढ़ी जिस चादर के जरिए आज इस देश के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का और उनके अधिकारों को खत्म करने का लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने आगे चलकर और भी कई संगठनों का निर्माण किया, डेमोक्रेसी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, डेमोक्रेसी में वो रूलर बने रहे, लोकतंत्र में वो शासक बने रहे, हुक्मरान बने रहे। इसके लिए उन्होंने आरएसएस बनाई और आरएसएस में मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रखा? इस्लाम और मुसलमानों का विरोध। इस्लाम और मुसलमानों का विरोध ही आरएसएस का मेजर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऐसा करने से ओबीसी एससी एसटी का रिलीजियस पोलराइजेशन होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता में जाने को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा हथियार बनाया और निरंतर आज उस पर काम कर रहे हैं। इस धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्र को भारत में और खास तौर से उत्तर भारत में
हरजक संघ के संस्थापक डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी और बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने जब महाअभियान चलाया मूल निवासी बहुजनों के जागृति का, उन्हें जोड़ने का और इस व्यवस्था से उन्हें निकालने का जो महाअभियान चलाया, उस महाअभियान का उत्तर प्रदेश में नतीजा आया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद गवर्नमेंट बीजेपी की आनी चाहिए थी, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन की सरकार आई। क्यों आई? क्योंकि उसकी जड़ में सामाजिक ध्रुवीकरण का काम उत्तर भारत में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने अलग अलग हिस्सों में उन्होंने काम किया, कोशिश किया। तो उनकी कोशिशों का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। उनकी कोशिशों का नतीजा रहा बिहार में खास तौर से जननायक कर्पूरी ठाकुर, शिवदयाल चौरसिया और भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ये 3 सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों ने कुर्बानी दी, त्याग किया और उनकी कुर्बानी और त्याग पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे लोग पैदा हुए। तो बगैर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन और बदलाव की वजह से भारत में आज जो हमें अधिकार मिले, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए, वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का रिजल्ट है, नतीजा है। और भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने में, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में लोकतंत्र के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही। लोकतंत्र में संविधान लागू होने के बावजूद और संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग नाम की संस्था होने के बावजूद आज निरंतर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में दुनिया के वैश्विक अगर हम इंडेक्स की बात करें, सूची की बात करें, तो लगातार वैश्विक लेवल पे भारत का ग्राफ गिरता जा रहा है। अभी भारत चुनावी लोकतंत्र के इंडेक्स में 108वें पायदान पे पहुंच गया। यानी भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके की नहीं है। और ये जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक संस्था बनाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है भारत निर्वाचन आयोग, ये संस्था गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग नहीं है, यानी किसी सरकार के अधीन रहकर काम करने वाली संस्था नहीं है। संविधान के अधीन रह के लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतंत्र के अस्तित्व को जिंदा रखने वाली संस्था बनाई संविधान निर्माताओं ने। लेकिन आज अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतिहास की, हिस्ट्री की अगर बात करें, तो अब तक जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए 1990 से 96 तक के कार्यकाल, टीएन सेशन के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हुए वो इस देश के लोकतंत्र और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और उसके मूल्यों को जिंदा करने के लिए काम करते हुए नजर नहीं आए, बल्कि वो रूलिंग पार्टियों के लिए काम करते हुए नजर आए। तो इसलिए आज जिस संस्था की जिम्मेदारी थी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने की, उसे अस्तित्व में बनाए रखने की, आज वो संस्था अपने सही दिशा में काम नहीं कर रही है। सही दिशा में ना काम करने की वजह से आज भारत में चुनावी प्रक्रिया में रचनात्मक दोष देखने को मिलते हैं। और भारत में उस रचनात्मक दोष की उपज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो भारत में परिवर्तन और बदलाव के आंदोलन पूरे भारत में चल रहे थे, बिहार में आंदोलन चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, साउथ में ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर का आंदोलन चल रहा था, ये बहुत ही सशक्त आंदोलन थे और पूरी व्यवस्था को खत्म करने वाला आंदोलन था जो स्थापित लोग थे हजारों साल से। इस व्यवस्था को काउंटर करने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया और खास तौर से बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जब 1981 में DS4 के प्लेटफॉर्म से हरियाणा से चुनाव लड़ रहे थे तो डोर टू डोर लोगों के बीच में जाते थे,
अपनी बात रखते थे और लोकतंत्र में वोट के मूल्य को समझाते थे कि वोट का मूल्य हमारे लिए, वोट का महत्व हमारे लिए कितना बड़ा है। ये बातें जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब समझाते थे तो ये भी बातें कहते थे, क्योंकि समाज का जो दृष्टिकोण था वोट देने का, वो मात्र वोट देने का एकमात्र दृष्टिकोण था, नजरिया था कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार है। यह दृष्टिकोण बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का नहीं था कि वोट का अधिकार राजा बनने का भी अधिकार है। ये बातें बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने समझाई कि वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि राजा बनने का भी अधिकार है। चुनने का अधिकार ही मानकर जब तक वोट डालते रहे, कभी उन्होंने नेहरू को चुना, कभी शास्त्री को चुना, कभी इंदिरा को चुना, कभी राजीव को चुना, कभी अटल को चुना, कभी नरसिंह राव को चुना, चुनते रहे, अलग अलग स्टेट में चुनते रहे। लेकिन अलग अलग राज्यों में रीजनल लेवल पे जो परिवर्तन हुआ, वो समाज के अंदर वोट के महत्व की जब जानकारी हुई तो पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में स्टेट लेवल पे बड़े पैमाने पे परिवर्तन देखने को मिला। चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया के स्टेट हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उत्तर प्रदेश हो, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में परिवर्तन देखने को मिला। जो सेंट्रलाइज थे, समाज में बढ़ती हुई जागृति की वजह से वो डिसेंट्रलाइज होने लगे, और डिसेंट्रलाइज होने वाले लोगों को खासतौर से जो बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में 1981 में उन्होंने चुनाव लड़ते हुए एक नारा दिया, सरल और सहज शब्दों में कांग्रेस और बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों को चुनौती देते हुए नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब उन्होंने ये नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो मनुवादियों के भारत में कान खड़े हो गए कि जिस दिन बहुसंख्य लोगों को, यानी जिनकी संख्या ज्यादा है, अगर उनको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन मनुवादी पार्टियों की दुकान हमेशा के लिए, यानी परमानेंट, बंद हो जाएगी। ओरिजिनल लेवल की भी पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आज के तारीख में भारत में अगर हम बात करें ओबीसी की, तो आज भारत में हर दूसरा आदमी ओबीसी है। ये हम बैठे हुए जो लोग हैं, आज के तारीख में भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन क्या शासन प्रशासन में, नौकरियों में, क्या हर दूसरा आदमी ओबीसी है? क्या इस देश की जो बहुसंख्य आबादी है, 52% आबादी है ओबीसी की, क्या एक भी उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो नेशनल लेवल की है? एक भी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जागृति होनी चाहिए थी, वो जागृति को काउंटर करने के लिए उन्होंने जो रीजनल पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में ओबीसी की उभर कर आई, अभी एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। शरद पवार की पार्टी थी, मराठा ओबीसी थे, उनकी पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। लेकिन इस देश में कांग्रेस 3.5% लोगों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, बीजेपी 3.5% लोगों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस 3.5% लोगों की राष्ट्रीय पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम 3.5% लोगों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। लेकिन विडंबना है इस देश के पिछड़ों की, एक भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। क्यों नहीं है? जब जागृति बढ़ने लगी, समाज उस ओर बढ़ने लगा, तो वहां से रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए जो जागृति के संदर्भ में नारा दिया बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने 1982 में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर ईवीएम लाया। 1982 में कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके जो
राष्ट्रीय स्तर पे जाने वाली पॉलिटिकल पार्टियां थी, पॉलिटिकल लीडर थे, वो पार्लियामेंट में या पोजीशन में बैठते, अपोजिशन में बैठते, उन्हें रोकने का बंदोबस्त 1982 में कांग्रेस और बीजेपी ने कैबिनेट के अंदर रिजोल्यूशन पास करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया और कहा ईवीएम हमारा, वोट तुम्हारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम ना डिसाइड करेंगे तुम्हारा वोट किधर जाएगा। आज अगर हम बात करें दुनिया में ईवीएम के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 195 देश उसका हिस्सा है, सदस्य देश है। और उन सदस्य देशों में जो बहुतायत लोकतांत्रिक देश है, उनमें मात्र 11 देशों में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। 11 देशों में मात्र 4 देश ऐसे हैं, भारत सहित, जहां पूरे देश में ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो 7 देश हैं, उन 7 देशों में आंशिक तौर पे या ट्रायल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज इस्तेमाल की जाती है। बाकी दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पाबंदी लगाई। जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया, उन देशों ने भी अपने देश में चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल या तो किया ही नहीं, या तो करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से बाद में बैन कर दिया। 2006 में नीदरलैंड ने अपने यहां ईवीएम को बैन किया। 2009 में जून महीने में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ईवीएम पर पाबंदी लगाई कि ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। दुनिया के तीसरे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया ने 2019 में पाबंदी लगाई। भारत से सटा हुआ देश बांग्लादेश है। 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश ने भी ईवीएम पर बैन किया। भारत में ही ईवीएम से प्यार किसे है? कांग्रेस और बीजेपी को है, क्योंकि पिछले 2 दशक से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके आज ये शासक बन रहे हैं, हुक्मरान बन रहे हैं, सत्ता में जाने का काम कर रहे हैं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया। 8 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के याचिका पर जजमेंट देते हुए भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सिर्फ ईवीएम से चुनाव संभव नहीं है। यह भारत की सबसे बड़ी अदालत ने जजमेंट दिया। इसके बावजूद भारत में ईवीएम को इस्तेमाल करना यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया भारत के ईवीएम के साथ चोरी पकड़ने वाली, यानी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो इस गड़बड़ी को पकड़ने के लिए वीवीपीएटी मशीन लगाने का फैसला दिया। 24 अप्रैल 2017 को बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, और जिसकी वजह से आज आप वोट डालने जाते हैं, बटन दबाते हैं, तो सिर्फ बीप की आवाज नहीं आती, बल्कि वीवीपीएटी मशीन से पर्ची भी निकलकर आती है। पर्ची आपको दिखाई देती है कि आपने जिस कैंडिडेट को दिया वो आपका वोट उसी कैंडिडेट को पड़ा या दूसरे को गया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस जीता 24 अप्रैल 2017 को मान्यवर बावन मेश्राम साहब, उसके काउंटर में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने दोबारा रिपीटिशन किया। जो 100% रिकाउंटिंग का और पर्चियों के मिलान का केस जीता था वामन मेश्राम साहब ने, उसके काउंटर में पिटीशन फाइल करके 50% पर्चियों की डिमांड की कांग्रेस के सीनियर लॉयर अभिषेक मनु संघवी ने। तो ये भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की और भारत के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, गला घोंटने के लिए लगातार शासक जातियों के द्वारा षड्यंत्र किया जाता रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2019 के चुनाव में जो गवर्नमेंट चुन के आई, प्रोविजनल गवर्नमेंट चुन के आई नरेंद्र मोदी की, वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के साइट पे ये डाटा खुद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाला कि 2019 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुल
373 यानी 373 सीटों पर पड़े वोटों से जब गिनती की गई, काउंटिंग की गई, गणना की गई, तो या तो कम निकले या तो ज्यादा निकले। उसी लेटर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया कि 220 सीटों पर पड़े हुए वोटों से जब गणना की गई तो ज्यादा वोट निकले, और 153 सीटों पर जो गिनती की गई आंकड़े आए, पड़े वोटों से कम वोट निकले। ये अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी नाम का आदमी जिस लोकसभा सीट के से चुनाव लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से जब चुनाव हुआ तो चुनाव के दौरान कुल वोट वाराणसी की लोकसभा सीट पर 11 लाख पड़े, लेकिन जब गिनती की गई, काउंटिंग की गई, तो 12,87,000 वोट निकले। यानी पड़े हुए वोटों से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती जितनी तेजी से ये मशीन कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे रही है। हर चुनाव में कहीं न कहीं इस तरह की गड़बड़ी सुनने को मिलती है। अभी उत्तर प्रदेश के 17 मेयर की सीटों पर भी ये बातें देखने को मिली, और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर उनके संसदीय क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में ये गड़बड़ी देखने को मिली। तो इसलिए आज ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लोकतंत्र में जो नागरिकों को वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार के लिए ये खतरा है। क्योंकि जनमत की चोरी सबसे बड़ी चोरी है लोकतंत्र में। सबसे बड़ा डाका जनमत पे डाका डालना है, यानी लोगों के मतों की चोरी करना, और मतों की चोरी करके सत्ता में आना, ये सबसे बड़ा डाका है, सबसे बड़ी लूट है, सबसे बड़ा घोटाला है। और ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के आधार पे साबित होता है कि इस गड़बड़ी में ये सारे लोग शामिल हैं। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पूरे देश भर में मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चलाई जा रही है। आज मान्यवर वामन मेश्राम साहब के इस आंदोलन से और बढ़ती हुई संगठित शक्ति की वजह से जब मनवादियों ने भारत में यूनिवर्सिटियों से 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके यूनिवर्सिटियों के अंदर इस देश के बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को प्रोफेसर बनने के दरवाजे बंद किए, उस समय यही वो ताकत है, यही वो संगठन है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद किया 13 पॉइंट रोस्टर पर, और बंद करने का नतीजा दोपहर के 2 बजते बजते नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लागू किए गए 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लिया और दोबारा 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल किया। सीए एनआरसी का मसला खड़ा किया। सीए एनआरसी के मसले पे पूरे भारत में जब ये मुद्दा खड़ा हुआ तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने 29 जनवरी 2020 को यह कहते हुए भारत बंद किया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर एक बाप की जायज औलाद है तो डीएनए के आधार पे एनआरसी लागू कर दे, अभी पता चल जाएगा कि भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है। हम भी चाहते हैं कि 100%, 100% भारत से घुसपैठिए बाहर जाए। हम चाहते हैं भारत में 100% एनआरसी लागू हो, लेकिन कागज के आधार पे नहीं, डीएनए के आधार पे लागू हो। जब से इस मुद्दे पे उन्होंने भारत बंद किया, तब से सीए एनआरसी की भारत में चर्चा बंद हो गई। आज पूरे भारत में जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ताकत है, आज इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे, मोहन भागवत चला रहे। और कई मुद्दों को लेकर इस देश में अभी 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया। भारत में आरएसएस के इतिहास में कोई ऐसा संगठन आज तक सामने नहीं आया जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 4.5 लाख लोगों का मोर्चा ले गया हो।
तो एक बड़ी ताकत, एक बड़ी संगठित शक्ति निर्माण हो रही है। इसलिए हमारे लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के एकता और अखंडता को खंडित करने वाली जो ताकतें हैं उन्हें रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान का हमारे लोगों को हिस्सा बनना चाहिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।